पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। जो लोग कर सकें प्लीज इसका सोल्यूशन करके बताइए। 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा? कौन कौन इसका उत्तर दे सकता है बताइए। 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होने वाला है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ऑप्शन है 2 की पावर 50, 4 की पावर 50 है, 2 की पावर 99 है, 2 की पावर 51 है, 2 की पावर 100 है। इसका सही सोल्यूशन क्या होगा? कितने लोग कमेंट कर सकते हैं बताइए। अब जैसे आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई 2 की पावर 50 है, 2 गुना कर दूं। 2 गुना का मतलब हो सकता है जैसे 2 का 2 गुना 4 होता है। वैसे देखिए कुछ लोग के दिमाग में चीजें आ रही होंगी कि 2 दूना 4 की पावर कहीं 50 तो नहीं हो जाएगा। बहुत लोग लगाएंगे भी, लेकिन ये गलत होगा। मैं देख रहा हूं कि आपके रिस्पांस बहुत बेहतर है। सी ऑप्शन आपने सही सोल्यूशन पे सेलेक्ट किया है। तो चलिए पहले इसका पैटर्न समझो। 2 गुना करने का मतलब 2 को 2 की पावर 50 से गुणा करना। और ऐसी कंडीशन में अगर हम जानते हैं इंडिसेस का रोल पढ़े हैं तो ए इंटू बी, जैसे हमने पढ़ा ए इंटू, अगर हम लोग देखिए कभी भी अगर हमने मल्टीप्लीकेशन इंडिसेस में किया है, ए की पावर m है और ए की ही पावर n है मल्टीप्लीकेशन में, तो निश्चित तौर पर ए की पावर m प्लस n हो जाता है। और ऐसी केस में यहां पर 2 का, जैसे मैंने 2 की पावर 50 का 2 गुना किया अर्थात 2 की पावर 1 का मल्टीप्लीकेशन किया, एक ही बेस पर पावर जुड़ जाएंगी। 1 प्लस 50 होगा, 2 की पावर 51 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन चलेगा। इस प्रश्न का ऐसे हो जाता है कभी किसी दिन जो है, ये समस्याएं जीवन का पार्ट है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2 की पावर 50 का जब मैं 2 गुना करूंगा तो 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 50 होगा। मैंने जैसे आपको स्पष्ट किया कि a की पावर m है, a की पावर n है। बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। इसी आधार पर यह 2 की पावर 50 प्लस 1 होगा अर्थात 2 की पावर 51 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगले प्रश्न पर मेरे साथ अब बढ़ चलिए। आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। जो लोग कर सकते हैं तुरंत आंसर बता दें। लिखा है a बटा b बराबर 4/5। कौन कौन कर सकता है फटाफट बताइए। a बटा b बराबर 4/5 है। हम लोगों को एक व्यंजक दे रखा है 3/5 प्लस b माइनस a अपान b प्लस a। इसका मान फटाफट सब लोग कंफर्म करिए कितना होने वाला है। जल्दी से जल्दी बताइए, मैं आपके रिस्पांस देखना चाहता हूं। कौन कमेंट कर रहा है इसका आंसर बताइए। लिखा है a बटा b बराबर 4/5 अर्थात a का मान इसने हमको 4 कहा है अनुपातिक रूप से, और b का मान कितना बोला है? 5 बोला है। दोनों का उपयोग करिए इस समीकरण में, जहां पर एक बात इसने कंफर्म कर दिया है 3/5। इसकी बात किया जाए, b की जगह पर हम 5 यूज करेंगे, a की जगह पर हम 4 यूज करेंगे। लिखा जाएगा क्या बताइए? 5 माइनस 4, और यहां पर लिखेंगे 5 प्लस 4। करेक्ट है। तो यह 3/5 तो रहेगा ही रहेगा आपका। इधर आपका 5 से 4 निकलेगा 1 होगा। 1 बटा आपका 5 4 कितना होगा? 9 होगा। जोड़ने से आंसर देखिए आपके सभी के के चौधरी, रजत चौधरी, सौम्या, राजवीर, किशनपाल, पीयू, सभी के आंसर आ रहे हैं। और वो कितने आ रहे हैं? पहला ऑप्शन 32/45। आइए ध्यान दीजिएगा, जोड़िए इसको थोड़ा, सभी लोग जोड़िए इसको। कितना आने वाला है? 9 त्रिक 27, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। 9 5 1 के 5 होता है, प्लस 5 करिए बटा 9 5 45 कर दिए। 27 5 32 होता है, 9 5 45, 27 5 32 होता है, 32/45। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग उतार लीजिए, कंफर्म आंसर आपके सामने। पहला सोल्यूशन एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, 32/45 इसका करेक्ट हल हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। राजू को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग पढ़िए। मैंने आपसे कहा था ना, प्रश्न को पढ़ेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, और पढ़ लिया तो आधा तो हल ही कर लिया। मैंने पहले से क्लियर किया इस चीज को। अब आप थोड़ा सा इस पैटर्न को समझो, इस प्रश्न के नेचर को जानो। जब थ्योरेटिकल इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमको लगता है छोड़ दो यार, ना करो इसको। लेकिन आप इग्नोर ना करो, आप इसको सही से करो। राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक मतलब जो आपकी वैल्यू आ रही है उसमें 21 जोड़ने को कहा गया है। परंतु संख्या में उसने सबसे पहले 21 जोड़ दिया, फिर उसे 7 से विभाजित किया। जैसे उसने बॉडमास का सही उपयोग नहीं किया। हम लोग देखते हैं बॉडमास में क्या होता है, पहले डिवीजन किया जाता है, डिवीजन के बाद जोड़ा जाता है ना। उसने क्या किया, पहले जोड़ दिया फिर 7 से भाग दिया। इस प्रकार उसको जो उत्तर मिलता है 187 मिलता है। कह रहा उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, मतलब वो अगर संख्या आप बता दो
जिस संख्या को उसने इस तरह से परफॉर्म किया है, तो ऑटोमेटिकली आपको सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए मैं करके दिखाता हूं। एक बात आप दिमाग में रख लीजिए, जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 35, मैं इसको 8 से करूं भाग, तो ये आपको पता है कि भाज्य है, मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है। ये भाजक है जो भाग दे रहा है। अगर ये 8 इस 35 को भाग देगा तो बार कितना जाएगा, जैसे यहां पर करके देखिए, 8 ने 35 को भाग किया तो 8 चौके 32, यही आपका भाजक। देखिए ये भाजक हो गया जो भाग दे रहा है, ये आपका भाज्य हो गया जो आपका जिसमें भाग हो रहा है, ये भागफल आ रहा है जिसे आप कोसेंट कहते हैं, और फाइनली आपका रिमाइंडर होता है जिसे आप शेषफल कहते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि जो भाज्य है बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अगर जैसे हम इस प्रश्न की बात करें जो यहां पर है, कहा गया एक संख्या थी n, ध्यान से देखिएगा, उसको 7 से तुम भाग करो, 7 से भाग करो और जो वैल्यू आए, जैसे अब देखो वैल्यू क्या आएगी, मान लीजिए जैसे मैंने आपको पीछे भी करके दिखाया इसके बारे में कि 8 से मैंने अगर 35 को भाग किया तो 8 चौके 32, अगर डायरेक्ट वहां पर आपको भागफल की बात करनी हो तो भागफल कितना है बताओ, 4 है। मतलब अगर सोचा जाए तो 8 से 35 को भाग किया और भागफल कितना गया, 4 गया। इसी आधार पे मैंने कहा उस संख्या को 7 से भाग करो तो यह जो वैल्यू है, जो बार है, यही गुणक है, यही आपका भागफल है। इसमें उससे कहा गया कि 21 जोड़ दो। संख्या को 7 से भाग करने पर और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया। उसने क्या किया, देखो क्या करता है गलती से, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा। अब देखिए इसने गलती कर दी, n + 21 कर दिया, फिर 7 से भाग दिया, और इस प्रकार से उसको जो रिजल्ट प्राप्त होता है 187 प्राप्त होता है। तो आप सामने लिख दो 187। अगर मुझे n पता चल जाए तो हम ले जाकर वहां सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए ए तो n आराम से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि आप क्या लिखोगे, बताओ। n + 21 बराबर 7 से इसमें गुणा करो, 7 × 7 = 49, 9 हासिल 4, 7 × 8 = 56, 4 60 के 0 हासिल 6, 7 × 1 = 7, 6 13 होता है। n का मान अर्थात उस संख्या की बात करो तो 1309 से हम 21 घटाएंगे, 9 में से 1 निकला 8 होता है, और 10 से 2 निकला 8 होता है, 1288 हो जाएगा। 1288 वह संख्या है जो n की जगह पर रखी जाएगी, अर्थात 1288 करके बटा 7 करके प्लस 21 करने से आपको सही उत्तर प्राप्त होगा। आइए करते हैं इसका सलूशन। 7 से भाग किया, 7 × 1 = 7, 5 और 8, 7 × 8 = 56 होता है, 7 चौके 28 होता है, प्लस अगर 21 जोड़ेंगे 4 × 1 = 5 हो गया, 8 × 2 = 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2, 205 अगर आपने बताया है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर डी ऑप्शन, तो आपका परफेक्ट सोल्यूशन है। अब देखिए 205 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। मैंने एक संख्या थी जिसमें कहा गया था पहले 7 से भाग करके तब 21 जोड़ो, मैंने गलती करके सबसे पहले उसमें 21 जोड़कर तब 7 से भाग दिया। इस प्रकार से हमें जो उत्तर प्राप्त होता है 187 प्राप्त होता है। तो मैंने कहा कि अगर सही काम करना होता तो सबसे पहले तो आपको संख्या को ढूंढना है। संख्या मैंने ढूंढा यहां से, तो हमको 1309 से अगर हम 21 भाग करें तो 1288 आ रही थी, उसको अभी 7 से भाग किया और 21 जोड़ा तो यह मान आपका 205 आ रहा है। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। आप सभी लोग उतार लीजिए, करेक्ट है। चलो अगले प्रश्न पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखिए सब लोग समझिए। एलसीएम एचसीएफ का, बेसिकली कहा जाए तो एचसीएफ का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। वी, इसने कहा वी, ऐसा थोड़ा कंफ्यूज करेगा। एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है, एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 को विभाजित करती है, इन तीनों को विभाजित करती है, और प्रत्येक मामले में एक समान शेषफल 5 देती है। प्रत्येक स्थिति में एक समान शेषफल 5 देती है। बी में अंकों का गुणनफल, अर्थात उस संख्या में अंकों का गुणनफल आप बता दो कितना होगा। ठीक है, उस संख्या में अंकों का गुणनफल क्या होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप सभी लोग। एलसीएम का ही पार्ट है एचसीएफ का। अगर मेरे पास 3 संख्याएं हैं ए बी सी, और मुझसे कहा जाए कि वह सबसे बड़ी संख्या, आप बताओ सबसे बड़ी संख्या जिससे अगर हम इन दी गई संख्याओं को भाग करें कि प्रत्येक दिशा में समान शेषफल आए, तो समान शेषफल लाना है तो इसका एक सिस्टम आप समझ लीजिएगा आपको करना क्या है। ऐसे प्रश्नों के लिए समान शेषफल के लिए, फिलहाल उसने समान शेषफल की वहां वैल्यू दे दी है। अगर हमको वैल्यू ना भी दिया हो तो भी मैं बता दूं, आप पहले से दूसरे का अंतर करो, मान लीजिए x आया, दूसरे से तीसरे का अंतर करो, मान लो y आया, और फिर पहले से तीसरे का अंतर करो, मान लीजिए z आया। अंतर करना है, ये भी अंतर है, ध्यान से देखिएगा, ये भी अंतर है, ध्यान से देखिएगा,
और ए भी अंतर है, ध्यान से देखिएगा। अब जो अंतर आए हैं एक्स, वाई और जेड, इनका आप एचसीएफ निकाल दो, मासा निकाल दो। इस मासा से प्रत्येक को जब हम भाग करेंगे तो हर कंडीशन में समान शेषफल आएगा, इसी को ध्यान देना है। जैसे जो प्रश्न है, आपसे कहा गया कि नंबर है 6305, करेक्ट, 4505, करेक्ट, 905। आपको क्या करना चाहिए इस प्रश्न में, सबसे पहले से दूसरे का अंतर कर लो। अंतर करिए, देखिए कितना है, 0 0, 13 से 5 8 होता है, 5 से 4 1800 हो गया। इसका अंतर कर लीजिए, 0 हो गया, 0 हो गया, 45 से 9 36, 9 45 3600 हो गया। और फाइनली इसका अंतर कर लें, इसका अंतर कर ले, देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, 13 से 9 4 होता है, और 5 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये समझिए आप लोग। अब आप ध्यान से देखो कि आपके पास जो नंबर है वो कौन कौन से हैं। नंबर आपके पास कितना है, जैसे अगर आप तीनों संख्याओं की बात करिए तो अपने पास नंबर 5400 हो गया, नंबर 1800 हो गया, नंबर 3600 हो गया। अब अगर हम एचसीएफ सोचेंगे मासा, तो एचसीएफ आपके पास क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या जो यहां पर 1800 है, जो इसको भी डिवाइड कर सकती है और इसको भी डिवाइड कर सकती है। तो ऐसी केस में अगर एचसीएफ वो संख्या 1800 है जिससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आएगा, तो इनके अंकों का जब प्रोडक्ट करेंगे और आप देख रहे हैं अगर किसी संख्या में कोई भी एक अंक 0 है, तो सभी संख्याओं का गुणनफल करने पर हमेशा अंत में क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो एकदम परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ता हूं, और लाइक शेयर के लिए मैं कहूंगा नहीं, बस 2-3 बार आपको याद दिला दूंगा, लेकिन कहूंगा नहीं। मैंने आप लोगों से कहा है कि अब मैं आज से नहीं कहूंगा कि लाइक करो, शेयर करो, ये सब चीजें बंद कर दो, ठीक है। समांतर श्रेणी का, यस। आइए अब इस प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिता के पास एक पिताजी हैं, पिताजी, उनके पास कुल 83,000 रुपए थे। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियां थी उनके, इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, जो पहली बेटी थी उसकी धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी के 5 गुना और तीसरी बेटी के 7 गुने परस्पर बराबर हैं। पिताजी थोड़ा भेदभाव किए हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो है यहां पर 3 बेटियां हैं। आसिफ पटेल देखिए क्या कह रही हैं, जंगल मंगल किए, पता नहीं भाई, हमको याद नहीं। ये सब कहानियां ऐसी ऐसी मनगढ़ंत आपके सामने पहुंचाई जाती है, जिसका जीवन मात्र से कोई परिचय मतलब कोई अर्थ नहीं होता उसका। जैसे होता नहीं, कल्पनाओं में कुछ चीजें होती हैं, वैसे ही कल्पनाओं की बात होती है जिसमें आपको कुछ चीजें अपडेट कर दी जाती हैं। जब टीवी सीरियल्स दिखाए जाते हैं तो आपको कहा जाता है ना कि इसका जो है यह एक चलचित्र है और यह चलचित्र का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसे कल्पना मात्र समझें और उसको वास्तविकता में मत सोचें। यस यस, आइए प्रश्न को देखिए। पिताजी के पास 83,000 थे। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों के नाम ABC हैं, इस प्रकार बांटा कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी का 5 गुना, तीसरी बेटी का 7 गुना परस्पर बराबर है। ये तीनों धनराशि आपस में क्या है, बराबर है। अब इन्होंने पूछा है कि पहली बेटी के हिस्से में कुल कितने पैसे जा रहे हैं, इसको आपको बताना है। आइए, जब भी ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी स्थिति आए तो आपको ABC में रिलेशन अर्थात रेशियो बनाना होगा। कैसे बना पाएंगे, ध्यान सोचिएगा। आप अगर लिखा है 4A = 5B = 7C और मैं कह रहा हूं कि A:B:C करना है, तो आपको सबका रेसिप्रोकल कर देना है। 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। मैंने इसको आपको स्पष्ट किया था, जब भी इस प्रकार का पैटर्न हो तो जो कोफिशिएंट होते हैं उनका उल्टा कर दिया करिए। उल्टा करने से आराम से देखिए यहां पर इनका एलसीएम सेट हो जाएगा और इनके परस्पर संबंध क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहां पर एलसीएम क्या होने वाला है, 4 पंचे 20 सत्ते 140 होने वाला है। करेक्ट है। 4 से डिवाइड करें, 4 दूना 8, 4 दूना 4 तिया 12। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 4 से इसको भाग करते हैं तो 4 तिया 12 होता है और 4 पंचे 20 होता है, 35 हो गया। 5 से डिवाइड करो, 5 दूना 10, 5 अठे 40 होता है। 7 से करिए, 20 सत्ते 140, इससे मतलब नहीं है। अब स्थिति यह हो गई कि बड़ी बेटी को मिलेगा 35, मतलब जो उनके रेशियो बनकर आ रहे हैं 35:28:20। ये उसकी बड़ी बेटी का हिस्सा है, दूसरी बेटी का, तीसरी बेटी का। और कुल धन कितना है बताएं, 83,000 रुपए। ऊपर लिखा है देखिए, तीनों बेटियों का हिस्सा जो उन्होंने बांटा था, ये तीनों का हिस्सा 83,000 है। ऐसी केस में जब प्रश्नों को हल करना हो तो अनुपाती पदों को जोड़ दिया करिए। जोड़िए, कितना हो रहा, 83। 30 20 50 30 80 5 85 3, देखिए 30 20 50 20 70 10 80 5 80 3 83। 83 बराबर आप 83,000 कर दो। बड़ी बेटी का हिस्सा 35 है तो 35 बराबर सीधा सीधा 35,000 होगा।
क्योंकि यहां पर जब कंपेयर करेंगे तो 1000 बचेगा, 1000 का 35 से गुणा कर दीजिए, कुल 35,000 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। बढ़िया है, यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर पर आते हैं। लीजिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन कौन बता रहा है फटाफट सब लोग। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, खर्च करता है। जितना वह कमाता है उसका 75% वह खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, तो उसने अपने खर्च को भी 20% तक बढ़ा देता है। अब उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, यह प्रश्न का उत्तर देना है। हर व्यक्ति अपनी आय का डिस्ट्रीब्यूशन दो चीजों में करता है, मैंने इसके पहले भी बताया था, अभी भी कंफर्म कर दे रहा हूं। आय का बंटवारा खर्च और बचत में होता है। आय से खर्च निकाल दो बचत बनेगा, आय से बचत निकाल दो खर्च बनेगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे बढ़िया है कि आप अपनी आय को, बचत को, ठीक है, बचत को, यहां पर 28% की व्यय है पहले ना, तो व्यय को पहले रख दीजिए। आय है, व्यय है, फिर आप बचत रख दो, करेक्ट है। हमेशा ऐसी केस में आपको आय को 100% माना चाहिए। कितना? 100%। आय 100% हो गई, उसमें व्यय कितना करता है? 75%, अर्थात 75, मतलब मैंने इसको 100 बेसिकली माना, नॉट 100%। हमने आय को कहा यदि 100 है तो खर्च वह 75 करता है, क्योंकि 100 एक ऐसा आंकड़ा होता है जहां पर कोई परसेंटेज एडिटेड वैल्यू बन जाता है। आप खुद ही बताओ, अगर तुम्हारी इनकम 100 रुपए है और तुम 75%, तो 75 रुपए खर्च करते हो, बोलो बचता कितना होगा? 25 बचता होगा। अब हमने कहा यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, आय आपकी बढ़ करके 28% अगर बढ़ेगा, तो 100 में भैया फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी परसेंटेज एकदम वही वैल्यू होगी, तो प्लस 28 कर दे तो 128 रुपए हो गया आय। अब उसने कहा कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय कहां पर है? ए है। इसका 20% अगर मुझे करना है तो 20% मतलब ध्यान से देखिएगा, 75 का 20% क्या होगा? 75 का 20% मतलब 1/5, 1/5 ही होता है ना 20% का मान। 15 × 75, अर्थात इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 जोड़ेंगे तो यह उसका खर्च 90 हो गया। मतलब पहले वह 100 कमाता था, 75 खर्च करता था, 25 बचाता था। अभी वह 128 कमाने लगा और 75 की बजाय 90 बचाने लगा, तब भी खर्च करने लगा, तब भी उसकी बचत कितना होगी बताएं? 90, 30, 120, 38 रुपए की बचत होने लगी। पहले बचत कितनी होती थी? 25 की, अभी कितने होने लगी? 38 की। कितना बढ़ रहा है? 13 बढ़ रहा है। अब 13 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 13 गुणे 100 बटे आप 25 कर दीजिए। 25 चौके 100 होता है, 13 चौके 52, 52% की वृद्धि है, जो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 52% की वृद्धि है। मुझे लगता है कि आप सबको यह प्रोसेस, यह प्रश्न, यह पैटर्न बिल्कुल समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आप एक शानदार से क्वेश्चन पर आप मेरे साथ आ जाओ। सही में अगर लाभ हानि किसी ने पढ़ा है, संख्याओं पर आधारित टॉपिक पढ़ा है, तो आप लोग इस प्रश्न का सोल्यूशन करके मुझे इसका उत्तर दो। मैं देखना चाहूंगा कि आपका लेवल क्या है, लाभ हानि के पैटर्न को आपने किस स्तर का पढ़ा है। प्रश्न क्या है? 38 गेंदों को 2240 में बेचने से, 38 गेंदें एक दुकानदार जब 2240 में बेचता है तो उसे 6 गेंदों के क्रय मूल्य, ना कि विक्रय मूल्य के बराबर की उसे हानि हो जाती है। 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की उसे क्या होती? हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक गेंद का क्या करो? क्रय मूल्य ज्ञात करो। कौन कौन कर सकता है इस प्रश्न का उत्तर बताएं। एक बात आप जान लो कि अगर कभी दुकानदार कोई सामान खरीदे और बेचे, हानि कब होती है बताओ? हानि तब होती है जब सीपी ग्रेटर हो एसपी से। सीपी क्या हो? ग्रेटर हो एसपी से। और हानि का मान क्या होता है? हानि का मान होता है सीपी माइनस एसपी होता है। सीपी माइनस क्या होता है? एसपी होता है। अब एक चीज समझो, दुकानदार ने अगर 38 गेंदें, ध्यान से सोचिएगा, बेचा है तो निश्चित तौर पर पहले खरीदा होगा। 38 गेंदें उसने अगर बेचा है, बेच करके उसे हानि हो रही है, तो क्या उसने ऐसे ही बेच दिया बिना खरीदे? नहीं भाई, खरीदा होगा ना। उन्हीं 38 गेंदों को पहले वह खरीद के लाया था, अपने दुकान में रखा था, और रख करके उन्हीं 38 गेंदों को जब इतने में बेचा तो जाकर के उसे क्या हो गई बताओ? 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि हो गई। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं? एक अगर हम प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़े हैं जनरल, इतना तो जानते हैं खरीदा जाता है, बेचा जाता है। खरीद दाम अगर हम कम में खरीदें, मतलब ज्यादा में खरीदें और कम में बेचें, मान लो 100 में खरीद के मैं 80 में बेच रहा हूं, तो मुझे नुकसान होगा ना। और उस हानि का मान कैसे निकालोगे? सीपी माइनस एसपी से निकालोगे ना। यहां पर उस दुकानदार को हानि हो रही है कितने के बताओ? 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। तो मैंने लिखा देखो हानि,
हानि, फिर मैं लिखूंगा क्रय मूल्य, फिर लिखूंगा मैं विक्रय मूल्य। मैं सही कर रहा हूं ना? यस। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि हानि कितने की हो रही है, 6 का सीपी। जो 6 का सीपी है, 6 का क्रय मूल्य है, वही हानि है। बोलो सही कर रहा हूं? यस। हानि आएगी कैसे भाई, 38 गेंद आपने बेचा है तो पहले लिखो 38 का सीपी, 38 का सीपी माइनस 38 का एसपी, 38 का एसपी। मैं सही लिख रहा हूं ना? हानि जो 6 के सीपी के बराबर हुई है तब जब मैंने 38 गेंदों को बेचा है। तो भैया बेचने से पहले आपने खरीदा भी तो होगा। अब आप एक काम करो, दोनों को कंपेयर कर लो, अर्थात जब कंपेयर करोगे तो सीपी को सीपी की तरफ लिख दो और ये चला जाएगा उधर, तो हम यहां पर ये 6 जाके जब घटाएंगे तो 32 सीपी होगा, 32 का सीपी होगा। चाहे तो आप ऐसे लिखिए 32 का सीपी बराबर इधर 38 का एसपी हो जाएगा, 38 का एसपी। 32 का सीपी मतलब 32 गेंदों का क्रय मूल्य, 32 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर 38 गेंदों का विक्रय मूल्य। अब बोलो 38 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना है, 2240 है। लिख दो 2240, 2240 बराबर 32 का सीपी, 32 गेंदों का क्रय मूल्य 2240 हो गया। अब आपको तो एक का ही सीपी निकालना था, एक का सीपी अगर आपको निकालना था तो 32 से इसको करो भाग, भाग करो, देखो 32 से भाग कर दिया, 16 दूना 32 होता है, 16 एक के 16, 16 चौके 64, जीरो कर दिया, 2 से इसको भाग दिया भैया, 70 रुपए आएगा। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, 70 रुपए आएगा। बहुत सारे लोग इधर उधर आंसर किए थे, मैं जानता था कि इसमें कंफ्यूजन होगी, लेकिन आप अगर मन लगा के समझ पाए, एक बार हाथ उठा के बता दें क्लियर कितने लोग को हो पाया है इस प्रश्न का सही पैटर्न। मैंने आपको कहा कि क्रय है विक्रय है, हानि तब होती है जब क्रय विक्रय से ज्यादा होता है, हानि का मान क्रय माइनस विक्रय होता है। मैंने कहा हानि तो 6 गेंद के क्रय के बराबर हुई है, जब 6 हमने बेचा, 38 हमने बेचा है तो पहले 38 खरीदा होगा, 38 के खरीद से 38 का विक्रय घटा दो तो खुद ही कंफर्म हो जाएगा। यस, इस प्रश्न का पैटर्न सीख लेना भैया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पैटर्न है जिसको गलत लोग बहुत करेंगे, 90% लोग गलत करेंगे, मैं इसकी गारंटी आपको दे रहा हूं, इसलिए आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। यस, जिसको नहीं हुआ उसको रिवाइज करने की नीड है, आप इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने लेवल पे। अब ये देखो प्रश्न आसान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का है लेकिन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। प्रश्न क्या है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष 7 ईयर्स में 2 गुना हो जाती है। 2 गुना होने का मतलब क्या होता है, हम 1 रुपए कहीं जमा करें तो 2 रुपए बन जाए, इसी को कहते हैं 2 गुना हो जाना। 7 सालों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाती है। जैसे कोई अगर बैंक का कर्मी आया, कर्मचारी, उसने कहा सर अगर आप अपने पैसे को हमारी बैंक में लगाओगे, हमारे स्कीम में लगाओगे तो हम आपको 7 सालों में जितना लगाओगे डबल दे देंगे। हमारे यहाँ एक चक्रवृद्धि ब्याज का पैटर्न है, वो हमको बताएगा कि 7 साल में हम आपको क्या कर देंगे, बताइए, डबल दे देंगे। हमने कहा भैया हमको डबल मत दो, बोलो 8 गुना अगर दे सको तो बताओ, हम समय देने को तैयार है। उसने कहा समय फिर देना पड़ेगा सर आपको। हमने कहा चलो हम कोई नहीं, समय देने को तैयार हैं। जब भी ऐसा प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का आए जो गुने पर आधारित हो, आप 2 चीजें लिखो, समय, सॉरी आप 2 चीजें लिखो, क्या क्या जो बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा, यहां लिखो गुना और यहां लिखो समय। पहले कितना गुना हुआ है, 2, कितने समय में हुआ है, बोलो 7 वर्ष में, 2 गुना है 7 वर्ष में। अब आप लेकिन करना क्या चाहते हो, इसको 8 गुना करना चाहते हो, कितना समय लगेगा यही बताना है। तो आप जब भी ऐसा प्रश्न देखो ध्यान से देखिएगा, तो आप सबसे पहले 2 गुना देख रहे थे, 7 सालों में हो रहा था, अब 8 गुना मुझे करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसको बेस बनाना है और ऐसा कुछ करना है कि यही 8 बन जाए। तो 2 की पावर 3 कर दीजिए, 8 बन गया। इस 3 को 7 से गुणा कर दे, 3 सते 21 वर्ष होगा। और मैं देख रहा था लगातार आपके उत्तर आए थे, बी ऑप्शन, मतलब उसने हमसे कहा कि भैया आप अपने पैसे को 21 साल तक हमारी स्कीम में लगा दो, हम आपका पैसा 8 गुना कर देंगे, जितना आपने जमा किया उसका 8। अगर 1 रुपए जमा करे हो तो हम 8 देंगे, 100 रुपए जमा किए हो तो 800 देंगे, 1 लाख जमा किए हो तो 8 लाख रुपए दे देंगे। 28 नहीं आएगा, सही करो, बी ऑप्शन होगा, 21 वर्ष में वह पैसा आपको 8 गुना दे पाएगा। 8वां प्रश्न डन होता है, विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। यस, अगले प्रश्न पर आइए। कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही ना, बताइएगा, कमेंट करके इसको इफेक्टिवली क्लियर करते रहिएगा, कंफर्म करते रहिएगा कि कोई जल्दबाजी तो नहीं है। अगर जल्दबाजी में कर रहा हूं या कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके बताना, हम उसी हिसाब से करते हैं।
एक्स और वाई की मासिक आय जो महीने की कमाई है, उसमें ऐसे प्रश्न देखो, ये सब पुलिस एग्जाम के लिए ही बनाए गए प्रश्न हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहां पर ये क्वेश्चंस केवल पुलिस एग्जाम के लिए ही बनाए गए हैं, तो कहीं से मैं गलत नहीं लिख रहा हूं। तो पुलिस एग्जाम के बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं, इन तरह के प्रश्नों पर अपना दिमाग खूब फोकस कर लें, ये ऐसे इसलिए बनाया ही गया है। आइए करते हैं। एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। महीने की कमाई है 5 रुपए, अगर एक्स कमाता है तो वाई 4 कमाएगा। उनकी मासिक व्यय का अनुपात जो महीने के खर्च हैं 9:7 के अनुपात में है, 9:7 के अनुपात में खर्च है। एक्स की आय वाई के व्यय के बराबर है। जी एक्स जितना कमाता है वाई उतना खर्च करता है। कभी कभी आपको ऐसे जीवन में लोग मिल जाएंगे, कहेंगे तुम क्या कमाते हो, जितना तो तुम कमाते हो ना उतना हम खर्च कर देते हैं। ऐसे होता ना, उतना तो हम ऐसे डेली हमारा खर्च हो जाता है। ऐसे बताने वाले लोग आपको हवा हवाई बनाने वाले बहुत सारे लोग जीवन में मिलते हैं। एक्स और वाई की बचत का अनुपात बताओ। ये आय है, ठीक है, ये व्यय है, आप सबको पता है। ये देखिए ध्यान से, आय, व्यय और बचत क्या है सिस्टम। आय में से व्यय घटाओ बचत बनेगा, आय से बचत घटाओ व्यय बनेगा, दोनों को जोड़ दो आय बनेगा। इस चीज को दिमाग में सेट करिएगा। आय है, व्यय है, तो फाइनली बनेगा बचत, ठीक। आय से व्यय घटाएंगे बचत होगा। आय क्या था 5:4। एक एक्स था, इसको भी दिमाग में रखना, ये वाई है। मतलब एक्स की इनकम अगर 5 है तो वाई की कितनी है, 4 है। उनके व्यय का अनुपात क्या है, 9:7 है। मुझसे एक बात उसने कहा है, थोड़ा सा उसको पढ़ के आप बताओ क्या लिखा है। मैंने कहा ना प्रश्न को पढ़ना ही आधा उत्तर है, तो प्रश्न पढ़िए। हमने कहा एक्स की जो आय, सॉरी वाई की जो आय है, वाई की आय भाई कितनी है, 4। वो एक्स के व्यय के बराबर है। वाई जितना कमाता है एक्स उतना खर्च कर देता है। वाई जितना कमाता है एक्स उतना खर्च कर देता है, यही लाइन लिखा है। इस लाइन को पढ़िए, वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है। आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको बराबर दिख रहा है? यहां तो 4 है तो 9 है, तो बराबर करो इसको। कैसे बराबर हो पाएगा, सुनिए। इसको आप 9 से गुणा कर दो, इसको आप 4 से गुणा कर दो। अभी देखो खुद ही कैसे किया पता है, इस 9 को ले गए उधर गुणा कर दिया, इस 4 को लाए इधर। अब इधर अकेले नहीं कर सकते हो, अकेले नहीं बैठा है, उसको दोनों पक्षों को करना पड़ेगा। अब आप जब इसको प्रोडक्ट कर लोगे ना, तो आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा कि इसकी जो आय है वाई की, वह एक्स के व्यय के बराबर हो जाएगी। थोड़ा सा करके देखिए, 9×5 = 45 इसकी आय है, तो 9×4 = 36 इसकी आय है। 9×4 = 36 इसकी व्यय है, तो 4×7 = 28 इसकी व्यय है। अब आप सोच ले, देख ले, जितना यह कमाता था कौन, जितना यह कमाता था उतना ही यहां पर एक्स खर्च करता है। अब हमसे कहा है कि उनके बचत का अनुपात बताओ, तो बचत क्या होता है, आय माइनस व्यय। 45 एक्स कमाता है, 36 खर्च करता है, 36 9 45 होता है। वाई की बात करो, 36 यहां पर कमाता है, 28 खर्च करता है, 28 8 36 होता है। 9:8 उनकी बचत का अनुपात है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस हिसाब से यह प्रश्न आपका डेवलप था। बहुत बढ़िया। देखिए आप सब लोगों ने कहा है, रोमा सिंह ने, सौम्या ने, कपिल राणा ने, पूनम ने, मोहम्मद नासिर ने, रजत चौधरी ने, सबने हमें आंसर दिया है और अच्छा लगा रिस्पांस आप लोग का देखकर। एक बार थोड़ा सा कंफर्म सब लोग कर दो, समझ में आई बात है कि नहीं आपको? यस, कोई बात नहीं पूजा जी, हाँ ठीक है, आप सब लोग क्लियर कर दी, सबको क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? नहीं होना चाहिए। ये 9वां आपका डन होता है। अब 10वें पे आ जाओ। 10वां भी बहुत शानदार सा प्रश्न है, उसको थोड़ा देखिए। पार्टनरशिप के ऐसे वर्डिंग क्वेश्चंस भी आपके लिए कनेक्ट होते हैं। पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन होता है उस पैटर्न को इसने फॉलो किया है। बहुत अलग अलग प्रश्न बनते हैं पार्टनरशिप में। थोड़ा सा भी दिमाग अगर हमारा इधर उधर हुआ, प्रश्न ना समझ पाए तो गए। आप देखो तो आपको कनेक्ट करेगा बिल्कुल। यस, चलिए इसको समझाता हूं, ध्यान देखिएगा। यक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का, यक्स है जो किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का जितना पैसा सब मिलकर निवेश करते हैं उसका 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, जितना पैसा लगता है उसका 1/4 और जितना समय उन लोगों ने व्यापार में प्लान किया था उसके 1/4 समय तक के लिए निवेश करता है। दूसरी बात करिए, वाई क्या करता है, वह कुल पूंजी का 1/6 5 भाग आधे समय के लिए निवेश करता है, जबकि जेड बची पूंजी, जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका बचा भाग पूरे समय जब तक व्यापार चला तब तक उसने निवेश में लगाए रखा। अब कह रहा है कि अगर कुल 1140 का लाभ था
तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा। यह तभी पॉसिबल है जब आप प्रत्येक के निवेश का अनुपात बना लो। सबसे पहली बात, हम लोगों ने देखा कि यहां पर 3 साझेदार थे, एक तो यक्स था, दूसरा वाई था, तीसरा जेड था। हम सब जानते हैं कि लाभ जो होता है, लाभ का अनुपात, ध्यान से देखिएगा, लाभ का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है निवेश का अनुपात। अगर हमने निवेश प्लान कर लिया तो लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही आसान हो जाता है। और निवेश को प्लान करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो धन, दूसरा समय। मतलब हम कितना पैसा लगा रहे हैं और कितने समय तक के लिए लगा रहे हैं, अगर इनको कंपेयर कर लिया तो निवेश डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब लोग देखिए उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। 100 और 160 अमित का आंसर आ रहा है, आंसर्स आ रहे हैं आपकी तरफ से। मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए समझिएगा। लगने वाली कुल पूंजी, अब आपके मन में होना चाहिए भैया पूंजी है क्या, उसका 1/4 भाग यक्स ने और उसी का 1/5 भाग। तो मैंने कुल पूंजी को, जो टोटल हमारा निवेश था, हमारी जो कुल पूंजी थी, उसको हमने एक ऐसी संख्या मान लिया कुल पूंजी को जो कि 4 से और 5 से कट जाए। ऐसी संख्या सोची जो 4 से और 5 से कट जाए, तो मैंने कुल पूंजी को 20 मान लिया। और कुल समय को हमने एक ऐसी संख्या मान लिया जो कि 1/4 समय और आधा समय, 4 दूना 8 कर लिया। अपने मन से हमने एक संख्या मान लिया, या चाहे तो केवल 4 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 ही मान लो, क्योंकि 4 से और 2 से कट रहा है 4 महीना। आप 12 महीने ले लो, आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी उतना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने कुल पूंजी को 20 माना और कुल समय को 4 माना। अब आपके मन में आ रहे सर 4 महीना क्या होता है? भाई देखो, मैंने 1/4 समय इसने लगाया था और आधा समय इसने लगाया था, और बाकी बचा नहीं समय, कुल समय तक, पूरे समय तक। जैसे हमने कहा व्यापार हमने 12 महीने का प्लान किया है, तो 12 महीने का 1/4 मतलब 3 महीने तक ये था, 6 महीने तक ये था, और जेड पूरे समय तक के लिए था, अर्थात पूरे 12 महीने के लिए था। हमने उसको 4 महीना मान लिया है। अब इनके निवेश प्लान करो। देखिए यक्स का निवेश क्या होगा, यक्स कुल पूंजी का 1/4 करिए कितना होगा, 1/4 गुणे 20, 5 रुपए। कुल समय कितना है 4 का 1/4 करिए, 4 गुणे 1/4, 1, 5 गुणे 1 कर दीजिए। वाई की तरफ आइए, कुल समय, कुल पूंजी का 1/5, 20 का 1/5 करिए कितना होगा, 4 होगा। और कुल समय की बात करिए, समय 4 है, 4 का आधा कर दीजिए, 1/2 अर्थात 2 होगा। अब बाकी जेड ने बची पूंजी, पहले पूंजी देखो बचा कितना, 5 भाग ए 4 भाग ए, 5 4 9, टोटल पूंजी कितनी थी 20। तो 20 में से अगर हम 9 निकाल दें तो 11 पूंजी बची थी। मतलब अगर टोटल पूंजी की बात करो तो 20 है, 20 का 1/4 हिस्सा मतलब 5, 20 का 1/5 हिस्सा मतलब 4, 5 4 9 निकल चुका, तो पूरी पूंजी का भाग 11 बचा। यही गलती थोड़ा सा लोग करेंगे, हो सकता है उनके दिमाग में आएगा समय जो बचा, नहीं, समय पूरे समय तक, पूरा मतलब 4 महीने तक, ये पूरे समय तक लगा था। ये इनके निवेश का अनुपात होगा। निवेश का अनुपात देखो 5:8:44 हो गया, ये निवेश का अनुपात है। और कुल लाभ कितने का है, 1140 का। अनुपाती पदों को जोड़ दे, 5 8 13, 13 और 44, 44 10 54, 54 3 57, 57 टोटल यहां पर हिस्सा बनकर आ रहा है, जिसका मान आप कंपेयर कर दो 1140 से। 1 बराबर आपका 57 दूना होता 20 हो गया। अब प्रत्येक के हिस्से निकाल दो यक्स, यक्स बराबर क्या होगा, 5 से गुणा करिए 20 5 100, वाई का मान 8 से गुणा करिए 20 8 160, जेड का मान आप 44 से गुणा करिए, 44 दूना 88 880। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 100 है, 160 है और 880 है। ए इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये सही उत्तर इसका बनकर आ रहा है। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, सब लोग उतार लें, कंफर्म कर लें। 10th क्वेश्चन राइट सोल्यूशन ए ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर बढ़िए। ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। ये भी देखिए आपको ऐसा कनेक्ट करेगा कि आपको लगेगा अरे क्या ही आ गया। यूपी पुलिस एग्जाम अगर हम दे रहे हैं तो ऐसे कनेक्टिविटी आपको प्रश्नों की बनानी पड़ेगी, ऐसा प्रश्न आपको देखना पड़ेगा। प्रश्न देखिए मैं समझाता हूं। यदि 2 अंकों की कोई संख्या, 2 अंक की संख्या आप जानते हैं क्या होती बताओ? 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या शुरू कहां से होगी 10 से, और अंत कहां पर होती 99 तक। यही तो होती सारी की सारी 2 अंक की संख्या। यस, इसमें इकाई का स्थान होता दहाई का। अगर हम कोई एक संख्या उठा ले 20 से, सपोज करिए 52, तो 52 देखिए इसका 2 इकाई है, हाँ, और 5 क्या है दहाई है। इतनी बातें जैसे होता है ना, प्रश्न की पहली लाइन बहुत कुछ बताती है।
मैंने कहा 2 अंक की संख्या अपने अंकों के योग का k गुना है, जो अंकों का जोड़ है उसका वह क्या है, k गुना है। अभी हम ऐसे कोई नॉर्मल नंबर ले लेते हैं, तो अंकों का स्थान परस्पर बदल देने पर जो बनेगी संख्या अपने अंकों के योग का कितना गुना हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी, कौन कौन बता सकता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सोचो। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक संख्या है, सपोज करो 63, 63 है, आप देख पा रहे हैं 6 दहाई 3 काई, एक 63 एक संख्या है। अब इस संख्या को अगर हम डिटेल से सोचकर देखें, भाई देखो अगर इसको करना है, समझ रहे हैं, मैंने कहा अगर कोई जैसे 2 अंक की संख्या ले लिया 63, मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं, लेकिन अभी क्या करना है इसको समझिए आप लोग। 2 अंक की संख्या ले लिया 63, आप सोचो इसका अंक जोड़ दो तो कितना होगा, 6 + 3 9 होगा, 9 होगा, 9 सते 63, अगर आप सोचो तो अभी कितना है, 9 सते 63, 7 गुना है। इसके अंकों को पलट दीजिए, पलटने पर कितना होगा, 36 होगा। अब इनके अंकों का जोड़ तो वही रहेगा, अंकों के जोड़ में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 9 ही होगा, 6 3 9। अब ये कितना हो गया, 9 चौके 36, 4 गुना हो गया। आप ऐसा कोई भी सोच लीजिए, मैं आपको बताऊं, इस 7 गुना से कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। कभी भी कोई 2 अंक की संख्या हो, कभी भी कोई 2 अंक की संख्या हो जिसमें अंकों का जो अंक है, जो मतलब जो संख्या है, यदि अंकों के योग का k गुना है, अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त जो संख्या होगी वो अंकों के योग का 11 - k गुना होगी। यहां पर सोच के जोड़ के देखिए, दोनों का जोड़ कितना है, 7 4 11 है, दोनों का जोड़ 11 है, हमेशा 11 - k होगी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। इसको हम वेरीफाई और लोगों से भी कर सकते हैं, और प्रश्नों से भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी प्रश्न आप देख लीजिए, आपको कंफर्म हो। जैसे 1 2 नंबर और देखिए, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं। जैसे मान लो आपका था 45, ध्यान से देखिएगा, अंकों का जोड़ करिए कितना होगा, 9 पचे कितना है, 45, 5 गुना है। उल्टा करिए, 54 आया, 54 के अंकों का जोड़ भी कितना होगा, 9 होगा, 9 छंगे 54 होगा, करेक्ट है। तो आपने देखा कि यहां पर 5 6 मिलकर कितना हो रहा है, 11। तो यहां पर 11 से चाहे 5 घटा दो 6 मिलेगा, 6 घटा दो 5 मिलेगा। ये हमेशा के लिए तय है। जैसे आपसे कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले, यदि कभी 2 अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का जितना गुना होगा, अंकों का स्थान बदल देकर जो बनाएंगे संख्या, उसका वह संख्या अपने अंकों के योग की हमेशा 11 - k गुना होगी। अब डिटेल से कहो तो लिख करके दिखा दें, डिटेल से भी लिखकर दिखाया जा सकता है। जैसे कोई 2 अंक की संख्या 10x + y के रूप में लिखी जाती है। जैसे हमारे पास कोई संख्या मान लीजिए यहां पर 63 है ना, तो मैं इसको 10 × 6 + 3 के रूप में लिख सकता हूं। और जब अंकों को बदल देंगे तो 10 × 3 + 6 के रूप में संख्या हो जाएगी। फिलहाल हमें इतना डिटेल जाने की और इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, इसको वर्बली तैयार कर लीजिए। आप लोग तैयार करोगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगी, 11 - k गुना होगी। समझ रहे हैं ना, ये हमेशा कंडीशंस होगा, ये हमेशा तय है। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, 2 अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का अगर k गुना है, तो अंकों का स्थान बदल करके जो बनने वाली संख्या होगी वो अपने अंकों के योग का 11 - k गुना होगी, हमेशा तय है। यस, समझ रहे ना, आई बातें समझ में? तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए इस प्रश्न को पढ़िए, इसको कौन लोग कर पाएंगे। समान कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, एक जैसी वर्क एफिशिएंसी वाले 2 लोग, 2 व्यक्ति 2 दिनों में 2 काम करते हैं। समान वर्क एफिशिएंसी अर्थात समान कार्य क्षमता वाले 2 व्यक्ति 2 दिनों में 2 काम करते हैं। उसी तरह के 100 लोग हों तो इसी तरह के 100 लोग 100 काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये भी जैसे जो प्रश्न है आप लिख लो, सब यूपी पुलिस एग्जाम के लेवल के हैं, उसी के पैटर्न के हैं। एक रूल होता है M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1 इक्वल टू M2 D2 S2 डिवाइड बाई W2 R2। ठीक है, ये पैटर्न मैंने शायद कल एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको समझाया था, जिसमें ठेकेदारी वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये जो M1 है मतलब मेन पावर है, पर्संस है, D1 और H1 समय है। तो यही चीज इसमें भी M1 देखिए मेन पावर है, D2 S2 यहां पर क्या है, समय है। W1 कार्य है, ये भी कार्य है। मतलब कभी भी एक ऐसा संबंध जब पर्संस का हो, समय के साथ हो, कार्य की मात्रा के साथ हो, तो आप आपस में कंपेयर करके डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, 2 लोग होते हैं, 2 लोग, ये पर्सन है, 2 दिन समय होता है, में 2 काम करते हैं, काम हमेशा नीचे रहेगा।
दो लोग होते हैं, 2 दिन में 2 काम करते हैं। आगे बढ़िए, 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। 100 काम को, काम हमेशा नीचे, कितने दिनों में कर पाएंगे? 100 से खत्म, 2 से खत्म, 2 दिनों में कर पाएंगे। 2 दिन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एकदम आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप लोग ऐसे हल्के में लगा के चला सकते हैं। यस, समझ रहे हो ना? मतलब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ओरल उड़ा के चले जाओ, कोई ऐसा बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बस ध्यान देने की एक बार नीड होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। इस प्रश्न को पढ़िएगा, 13 नंबर। एक नल एक पानी की टंकी को 30 मिनट में, एक नल होता है जो पानी की टंकी को 30 मिनट में और अन्य नल जो है 60 मिनट में भर सकता है। 2 नलें हैं, नल टंकी वाला प्रश्न है। एक नल क्या कहता है कि हम पानी की टंकी मेरे लिए ओपन कर दो, खाली टंकी है तो मैं 30 मिनट में भर दूं। दूसरा कहता है कि भैया हमको भरने में 60 मिनट अर्थात 1 घंटा लगता है। हमने कहा दोनों नलों को, प्रत्येक नलों को 5 मिनट तक के लिए खोला जाता है। दोनों नलों को 5 मिनट तक के लिए खोला जाता है, फिर उसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने में अब कितना समय लग जाएगा, इसको डिसाइड करना है। यस, चलिए कौन कौन इस प्रश्न का सलूशन कर सकता है बताइए। आप नल टंकी वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जानते हो तो इस प्रश्न को बड़े आराम से कर सकते हो। पहला नल है, टंकी को कहता हम 30 मिनट में भर देते हैं। दूसरा नल कहता हम उस टंकी को 60 मिनट में भर देते हैं। इस हिसाब से अगर टोटल एफिशिएंसी टंकी की क्षमता सोची जाए तो क्षमता टंकी की कितने लीटर की हो पाएगी बताइए। हमने सोचा 60 लीटर की टंकी है। ध्यान देखिएगा, या 30 मिनट में भरता या 60 मिनट में भरता, हमने डिसाइड कर लिया टंकी अपनी 60 लीटर की है। ये समय है, इस समय है और इसको आप क्षमता ना कह करके टंकी की कैपेसिटी कह सकते हो, टंकी की कैपेसिटी कह सकते हो, मात्रा कह सकते हो, इतनी मात्रा की टंकी है। अब वर्क एफिशिएंसी डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे कहा जाए कि अगर नल ए जो थी कहती कि हम 60 लीटर पानी 30 मिनट में भर के दे सकते हैं तो प्रत्येक मिनट कितना लीटर पानी डाल सकती है? 2 लीटर। तो क्षमता हो गई, वर्क एफिशिएंसी क्षमता है। बी कहती है कि हम 60 लीटर पानी 60 मिनट में भर सकते हैं तो प्रति मिनट 1 लीटर पानी डाल सकती है, 1 लीटर। अब आप ध्यान से देखो, दोनों नलें अगर जुड़ जाएं और 2 1 और 1 की क्षमता मिला ले तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने लीटर पानी डाल पाएंगी? 3 लीटर डाल पाएंगी। दोनों नलें मिल करके 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालती हैं और कितने मिनट तक ओपन रहती है बताओ? 5 मिनट तक के लिए। 5 मिनट तक जब ओपन रहेंगी तो 15 लीटर पानी डाल चुकी हैं। सोचो ये अपनी टंकी थी ऐसे 60 लीटर वाली, 15 लीटर पानी पड़ चुका है तो कितना बचा होगा बोलो? 45 लीटर। ये 45 लीटर की अभी आवश्यकता है, इतनी जरूरत है। लेकिन इस समय हो क्या रहा है, नल ए को बंद कर दिया गया। जब नल ए को बंद कर दिया तो अब होल सोल जिम्मेदारी किसके ऊपर आन पड़ी? बी के ऊपर आन पड़ी। बी कहता है भैया हम तो 1 मिनट में 1 ही लीटर पानी डाल पाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ 45 लीटर की एक टंकी है उसको भरो। तो उसने कहा अब 1 मिनट में अगर 1 ही डाल पाते हैं तो इस 45 लीटर को भरने के लिए हम जो है पूरा का पूरा 45 मिनट लेंगे और 45 मिनट में इस पूरी टंकी को हम भर पाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका सामने बन जाता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा होगा। डाउट हो तो बताइए, कंफर्म हो रहा है तो भी बताइए और क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाए तो थोड़ा सा अच्छा भी लगे, हमें भी रिस्पॉन्स समझ में आता रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए सभी लोग। प्रश्न को देखिए, एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है, किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। खंभा होता है उसको 25 सेकंड में पार करती है। याद रखिए 2 बातें, एक तो जब कभी रेलगाड़ी किसी खंभे को, पेड़ को, खड़े व्यक्ति को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को चलकर पार करती है, उसे कुछ अन्यथा पार नहीं करना होता है। ऐसे में ध्यान समझिएगा, जब भी कभी रेलगाड़ी, ध्यान से देखिए रेलगाड़ी की लंबाई है, उसकी स्पीड है, कोई अगर खंभा है, पेड़ है, जैसे इसने खंभे को पार किया है तो उसने अपनी ही लेंथ को पार किया है। तो ऐसी केस में पार करने में जो लगा समय होता है वह रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल होती है। हमको रेलगाड़ी की, जैसे आप सोचो अगर उसने खंभे को पार किया है 25 सेकंड में ना, तो उसने खुद को पार किया है। जबकि अगर वही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, खड़ी रेलगाड़ी को पार करे तो वह अपनी लंबाई में उसकी लंबाई को जोड़ करके पार करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है इस प्रश्न में, ध्यान समझिएगा। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना, अक्सर ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो यह कन्वर्जन मस्ट हो जाता है कि आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखो।
5/18 से गुणा कर देने से 18 दूना 36, 2 पंचे 10, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं, चाल, रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब रेलगाड़ी की चाल हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, समय कितना लग रहा था 25 सेकेंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई अगर मुझसे कोई कह दे तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल गुणे रेलगाड़ी ने जब खंबे को पार किया तो उसे कितना समय लग रहा था 25, अर्थात 250 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 250 मीटर है। अब रेलगाड़ी ने किसको पार किया बताओ? रेलगाड़ी ने 350 मीटर लंबे एक पुल को पार किया। देखो पुल था ऐसे यहां से यहां तक, यहां से अपनी रेलगाड़ी आई, करेक्ट है। तो रेलगाड़ी ने जब पुल को पार किया, सुरंग को पार किया, खड़ी रेलगाड़ी को पार किया, प्लेटफॉर्म को पार किया, तो अपनी लंबाई में उस पुल की लंबाई 350 को जोड़ देगी, अर्थात 3 2 5 1 600 हो जाएगा। और 600 को कितने स्पीड देखिए, स्पीड तो वही रहेगी ना, स्पीड तो 10 मीटर पर सेकेंड ही था, 10 से भाग कर दो, 60 मिनट का टोटल समय, 60 सेकेंड का टोटल लगेगा। 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, हालांकि 1 मिनट ऑप्शन में नहीं दिया था, सेकंड में इसने प्रश्न ही पूछा था हम लोगों से। 60 सेकंड में वह रेलगाड़ी उस पुल को टोटली पार कर पाएगी। 60 सेकंड एकदम परफेक्टली आपके राइट सोल्यूशन है। जो लोग हमें 60 सेकंड बता रहे एकदम सही आंसर बता रहे हो, एकदम क्लियर कर रहे हो आप लोग। अगले प्रश्न पर आ जाओ। समांतर श्रेणी का प्रश्न तो परीक्षा में आया ही था, आपने देखा था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट प्रश्न मैंने लिखा है। अब आपके सामने कहा गया कि 28, 22, x, y और 4 एक समांतर श्रेणी है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपने प्रश्न देखा है समांतर श्रेणी का, ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा मैंने डिफरेंट पैटर्न लिया है। तो अगर समझ में आ रहा है तो इस पैटर्न का सोल्यूशन आप दो। कह रहा है x और y के मान क्या हो सकते हैं, ज्ञात करके बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं। हम सबको पता है कि कभी कोई समांतर श्रेणी होगा तो उसमें पदों का अंतर समान होगा। पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा। अगर पदों का अंतर समान है तो हम x y को वर्बल डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्शन से जा सकते हैं। कौन कौन कर सकता है देखिए, उत्तर बताइए। अमित ने 16 10 बताया, बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर आ रहा बताइए फटाफट। सौम्या का, बानी सिंह का, वेरी गुड। अमित का, मास्टर, माइंड मास्टर का, सीमा का, सभी का आंसर आ रहा है मेरे पास। रजत चौधरी का। मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर सही सोल्यूशन आप कैसे कर पा रहे हैं। पदों का अंतर हमेशा क्या रहता है, ऐसी कंडीशन में समान रहता है। अब आप देखो 28 से 22 -6, फिर यहां से -6 होगा, फिर यहां से -6 होगा, फिर यहां से होगा। तो मतलब हम दो तरीके से कर सकते थे। जैसे 22 से 6 घटा देते तो 16 हो जाता, 16 से फिर 6 घटा देते 10 हो जाता। तो अगर सही पूछा जाए तो उत्तर तो आपको परफेक्टली 16 10 मिल ही गया। 16 10 तो देखने पे समझ में आ रहा है कि इसका उत्तर हो गया। नहीं तो दूसरे तरीके से भी जा सकते थे कि हम देख रहे थे कि 6 घट के आ रहे हैं, तो 4 में 6 जोड़ देते 10 हो जाता, 10 में 6 जोड़ देते, चाहे पीछे से जाते चाहे आगे से जाते, बात एक ही थी, आंसर आपका सही हो जाता। और एक चीज और देखा करिए ऐसे प्रश्नों में, इनका डिफरेंस क्या है, 6 का है कि नहीं, उसमें भी पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो, ये वाला नहीं हो सकता था। इसलिए ऐसे पैटर्न पर भी ऑप्शंस की मदद से भी हम जा सकते हैं। सिंपल पैटर्न था, बहुत अरिथमेटिक का जो टेक्निकल उपयोग है वो नहीं करना था। नॉर्मली आप इस प्रश्न का सलूशन कर सकते थे। सही उत्तर आपके सामने है, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए। ये प्रश्न पढ़िए सभी लोग। यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूं, इस लाइन का अर्थ क्या है बताइए। अगर मैं अपनी सामान्य गति की 7/6 गति से चलता हूं, इसका मतलब मैंने अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। अब आप कहो सर कैसे, आपको लगा कि बढ़ा लिया है। मेरी स्पीड अगर 1 थी तो मैंने इसको 7/6 कर दिया। अगर हम रेशियो बना ले तो हम कह दें कि 6 से 7 कर लिया, मतलब यहां पर चाल है और चाल का जो अनुपात है वो 6:7 है। अब आप कहोगे सर ये कैसे बन गया, मैंने इसी को पहले एक्सप्लेन किया। अगर मैंने अपनी गति को 7/6 कर दिया, मतलब 1 से 7/6 अर्थात 6 से 7 कर दिया, तो मैं अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंच पाता हूं। ये लाइन यहां से भी कंफर्म कर रही थी कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तभी तो किसी यात्रा को जल्दी कर पाओगे। जैसे मुझे कहीं रेगुलर रूटीन पर आना जाना है तो मैं प्रतिदिन एक स्पीड से जाता था, एक समय पर पहुंचता था। आज मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी जाना है तो मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ाते हुए 6 से 7 करते हुए, इस कंपैरिजन में बढ़ाते हुए मैं पहुंचा ऑफिस। मुझे लगा कि यार जब मैं रोज आता था उसकी तुलना में जो मैं आज आया हूं ना, तो 15 मिनट पहले ही पहुंच पाया हूं। प्रश्न है कि अगर हम सामान्य गति से चलकर आते, जैसे रोज आते थे,
तो मुझे दफ्तर पहुंचने में कुल कितना समय लग जाता, वो भी मिनट में बताना था। चलिए मिनटों में लिखा है साफ साफ। एक बात आप दिमाग में रख लो, जो चाल होती है उस समय के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब चाल बढ़ाओगे किसी यात्रा को पूर्ण करने में समय घट जाएगा, चाल घटाओगे तो समय बढ़ जाएगा, चाल घटाओगे तो समय बढ़ेगा, चाल बढ़ाओगे तो समय घटेगा। याद रखिएगा, चाल का अनुपात अगर दिया है तो समय का अनुपात बना लो। क्या उल्टा रेसिप्रोकल 7:6 हो गया। सोचो, पहले मेरी चाल जब 6 होती थी समय 7 लगता था, चाल फिर मेरी जब 7 हो गई तो समय देखो कम हो गया कि नहीं। कितना कम हो गया अनुपात में? 1 का। रियली में कितना कम हो गया? 15 मिनट का। 1 बराबर क्या है? 15 मिनट। अभी मेरी एक्चुअल टाइमिंग क्या है बताओ? एक्चुअल टाइमिंग ए है। 7 का मान क्या होगा? 15 7 105। 105 मिनट में मैं एक्चुअली पहुंचता। डी ऑप्शन। कितने लोग बता पाए बताइए? डी ऑप्शन। 90 गलत है भाई, सबके गलत है जो लोग 90 बता रहे हैं। तो ये तरीका सही नहीं है, आप लोग इफेक्ट मतलब सही समझ नहीं पा रहे, फिर इसका अर्थ है 105 जो बताएं एकदम सही है। 90 तो जल्दी हो गया। ठीक है, यस। आप समझो सभी लोग, 105 मिनट में मैं रेगुलर पहुंचता था, आज 90 मिनट में। जैसे इसने पूछा मैं दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लेता हूं, मैं कितना समय रेगुलर लेता था ये बताना था। 90 नहीं होगा। ठीक है, आज मैंने कितना लिया वो चलो ठीक है 90 है। अगर ये पूछा होता कि आज कितना समय मैंने ले लिया तब 90, लेकिन सामान्यतः मतलब रेगुलर जब मैं आता था तो कितना मिनट लेता था? तो मैं 105 मिनट लेता था भाई। तो 105 होगा। ऐसी गलतियां आपके साथ भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप सब लोग समझ पाए होंगे कि प्रश्न का पैटर्न क्या है। यस, क्लियर, समझ में आई बातें? हाँ, 6 का गुणा 15 से करते तो आ ही जाता, 15 छक्के 90, तब तो आ ही जाता। लेकिन आप समझ गए होंगे चेंज कहां है, डिफरेंस क्या है। 17 नंबर देखिए, प्रश्न क्या है देखो ध्यान से। 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। एक प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। 12 नाविक होते हैं, नाविक मतलब जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं, बोट्समैन जिसे कहते हैं, उनका वजन 1/3 1/3 किलोग्राम तब बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित कर देता है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा ये बताना है। ध्यान देखिएगा, यह रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट के इस तरह के प्रश्न में होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। एक व्यक्ति, सर पहले सोचो हमारे पास 12 का समूह था, एक व्यक्ति अपने समूह से गया, एक व्यक्ति अपने समूह में आया, क्या परिवर्तन हुआ? पहली चीज तो भैया संख्या अमर है, 12 थी 12 ही रहेगी, 12 ही रहे क्योंकि एक गया एक आया। बट यहां पर फर्क किसका पड़ेगा? औसत का। और औसत सोचो बढ़ा कि घटा? कहोगे नहीं सर बढ़ा, तो बढ़ा का मतलब है जो गया है वो कम होगा और जो आया है वो ज्यादा होगा। जैसे अगर आप कहीं जाते हो और आपकी वेटेज, आपकी वैल्यू ज्यादा होती है तो आप जाके वहां इंपैक्ट देते हो, बढ़ाते हो चीजों को, और अगर आप कम होते हो तो घटाते हो चीजों को। जो जाता है अपने प्रभाव को लेकर जाता है। अगर कोई गया है कम है तो बढ़ा के जाएगा और ज्यादा है तो घटा के जाएगा। एक गया है एक आया है, तो जो गया है उसका वेट है 55 किलोग्राम और जो आया है उसका वेट हमको नहीं पता है, जो आया है उसका वेट हमको नहीं पता है। अब उस आए वाले व्यक्ति का भार कैसे पता होगा? क्योंकि बढ़ा है, घटा तो है नहीं है। कितना बढ़ा भाई? 1/3, 1/3 करो। संख्या क्या थी? 12, 12 से गुणा करो, 3 चौके 12, 55 4 59 किलोग्राम का व्यक्ति है। जो व्यक्ति ने प्रतिस्थापित किया है, जो आ गया है किसी एक के स्थान पर, उसका वेट कितना है? 59 केजी है। 59 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऐसा ही होता है, अगर यही घटा होता तो यही माइनस लगता, तब जाकर के प्रश्न हल हो पाता। और भरोसा रखो कि आपको क्लियर हो रहा है, और मुझे भी लग रहा है कि आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है। और ऐसे खुश रहो, हंसते रहो, बाकी सब देखा जाएगा, जीवन है। ठीक है, आगे आगे सब देखा जाएगा। लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों, समरूप त्रिभुज जानते हैं कि नहीं? सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। पुलिस के एग्जाम में लोग कम ही जानते हैं, लेकिन फिर भी जानिए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। एक जैसे त्रिभुज, समरूप आपने सुना होगा, तो समरूप का मतलब होता है कि नॉट इक्वल, जरूरी नहीं कि बराबर हो, बट इन इक्वल शेप, इन सिमिलर शेप, बनावट उनकी सेम हो। जैसे जो कमरा है, जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, इसकी लेंथ ब्रेथ के हिसाब से एक दूसरा कमरा बड़ा बना दिया जाए, वो इसके समरूप ही होगा। एक हवाई जहाज उड़ती है, उसी हवाई जहाज का बच्चा खिलौना लेके उड़ाता है, समरूप है। एक ट्रेन चलती है, एक बच्चा देखिए घर में लेके ट्रेन चला रहा है, उसी तरह का स्ट्रक्चर, वो समरूप है।
समरूप का मतलब होता है समान बनावट, जरूरी नहीं कि समान मेजरमेंट, मापन जरूरी नहीं। यही सर्वांग समता सुने होगा आप लोगों ने, सर्वांग समता में बराबर भी होता है, बनावट भी होता है, तीनों दोनों चीजों को बराबर किया जाता है। अब आप समझो, समरूप का मतलब जैसे एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज ए है, दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके सभी संगत कोण बराबर होते हैं। अब बहुत डिटेल में हम आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ाएंगे, जब उनके सभी संगत कोण बराबर होते हैं तब वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं पता है, समरूप होते हैं। संगत कोण समान होने के साथ संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तब वो जाके त्रिभुज समरूप होते हैं। याद रखना, इसमें एक रीजन होता है। रीजन ये होता है, जैसे इस प्रश्न में लिखा है उनके जो क्षेत्रफल है 360 है, 250 है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 8 है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा लिखना चाहिए था। संगत भुजा क्या होगी, उसके करिस्पॉन्डिंग भुजा क्या होगी। मैं जो बता रहा हूं समझ पा रहे हैं ना आप लोग। मुझे इस त्रिभुज का एरिया दिया है, एरिया ट्रायंगल एबीसी, जो मतलब उल्टा हम लिख रहे हैं इसको, त्रिभुज इसको छोटा त्रिभुज है ना ये वाला, इसको एरिया आप चलो लिख देते हैं ट्रायंगल एबीसी। इसके हिसाब से सोचो 250 होगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर यहां पर अपने पास 360 है। याद रखना, जब भी कभी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हमने लिखा कि इसका क्षेत्रफल पहले का 360 है, दूसरे का 250 है, तो पहले की भुजा इसने दिया है जो 8, मैं 8 का वर्ग कर दूं। दूसरे की भुजा हमको नहीं पता है, यक्स ले लो, यक्स का वर्ग कर दूं। मैंने क्या बताया, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यही मैंने किया है। अभी थोड़ा सा इसको काट पीट दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे 0 0 से खत्म, 8 8 64 होता है, आप सबको क्लियर है। और यहां पर 36 है, तो मैंने देखा 4 16 64 होता है, 4 9 36 होता है। 25 गुणे 16 बटे 9 होगा। अगर हम एक्स स्क्वायर का मान लिखे, 9x स्क्वायर बराबर 25 गुणे 16 है। एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, 25 गुणे 16 बटे 9 होगा। एक्स का मान क्या होगा, अंडर रूट 25 गुणे 16 बटे 9 होगा। अब अगर हम इसका वर्गमूल करें तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का 4 होता है, इसका 3 होता है। 5 चौके 20 बटा 3 होगा, 3 छंगे 18, 6 सही 2 बटा 3 होगा, जो आपको सी ऑप्शन में दिखेगा। सी ऑप्शन 6 सही 2 बटे 3 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपको इस प्रश्न का बनकर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिएगा, किसी जल से भरे हुए बीकर। अब ऐसे प्रश्न देखो बनेंगे जो 3D फिगर पर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अप है, हाई है लेवल के हिसाब से। किसी जल से भरे हुए बीकर के आधार का व्यास, एक बीकर के आधार का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर डबल ऑफ रेडियस, त्रिज्या का दूना होता है व्यास, 7 सेंटीमीटर है। 1.4 सेंटीमीटर व्यास, ये भी व्यास ही है। संगमरमर की कुछ गोलियां हैं, जो कंचे नहीं होते, गोलियां को बीकर में डाला जाता है, जिससे पानी का जो तल होता है 5.6 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है। गोलियों की संख्या ज्ञात करो, कितनी गोलियां। जैसे एक आपने कहावत सुनी होगी, कहानी, वो वाला नहीं, घड़ा था, पानी था, उसमें पानी कम था, कौवा आया, पानी देखा कि पीने का प्रयास किया, पी नहीं पाया, फिर उसने क्या किया, वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ला करके उसमें डालने लगा, धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर उठने लगा। वही स्थिति है। एक बीकर है, बीकर यहां पर सिलेंड्रिकल इन शेप है, यह आपके लंबवृत्तीय बेलन की आकृति में है। इसकी रेडियस है, ये देखिए इसकी रेडियस है, इसकी हाइट है। हाइट यहां कंफर्म नहीं है कितनी है, और हाइट को लेकर के भी ऐसा कुछ है भी नहीं। आधार का व्यास 7 है। देखो, आधार का व्यास अगर 7 है तो रेडियस कितनी होगी, 7/2 होगी। रेडियस 7/2 होगी। हाइट हमको क्लियर नहीं है। अब इसमें हमने छोटे छोटे संगमरमर की गोलियां थी, ऐसे गोलियां थी, गोलियां मतलब स्पीयर ऐसे, जिनकी जो रेडियस थी कितना थी, देखो इनकी रेडियस 1 यहां पर एक व्यास है 1.4 थी, तो वृत्त की त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी। या 14 बटे आप 1.4 अपन डिवाइड बाई कितना कर सकते हैं बताइए, 1.4 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। इसको इसमें डाला गया, डालने से धीरे धीरे पानी यहां तक पहुंच गया, यहां तक। और ये हाइट कहां से कहां तक हो गई बताएं, कितना हाइट बढ़ी है, जिससे पानी का जो तल है 5.6 सेंटीमीटर यहां तक ऊपर बढ़ाया। अब आपसे पूछा गया कितनी गोलियां डाली गई। ये जो गोलियां आके पड़ी हैं, इन्होंने ही इसकी क्षमता को बढ़ाया। इसका मतलब यहां तक का जो इसका आयतन होगा, इन गोलियों की संख्या, भाई एक के आयतन गुणे संख्या के बराबर होगा। तो इसका आयतन क्या होता है, वृत्त के जो बेलन का होता है
पाई आर, आर की जगह लिखो 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच मतलब 5.6, और एक गोली मतलब स्पीयर का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर, आर की जगह लिखिए 1.4/2 का होल क्यूब गुणे संख्या कितनी है, मान लो n है, संख्या कितनी है, n है। मैं आपको दिखाता हूं क्या होगा। सबसे पहले भाई पाई को गायब कर दो, कर दिया। अब यहां पर देखिए कितना होगा, 7 × 7 होगा, ये भी दिख रहा है। नीचे 2 × 2 होगा, ये भी दिख रहा है। 5.6 को 56/10 लिख दो, 4/3 कर दो गुणे ये आपका 14/20 होगा, 14/20 होगा, 14/20 होगा, और यहां पर गुणे n है। यही n हमको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं कि प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। 10 दूना 20 होता है, एक खत्म हो गया, 2 हो गया, ठीक। फिर देख लीजिएगा जो आपके सामने स्थिति हो, कंडीशन हो, जैसे डिसाइड करना हो। 7 दूना 14 होता है और 7 ही दूना 14 होता है, करेक्ट है। 1 2 ऐसे भी खत्म हो गया, ये भी सही हो गया। और आगे देखिएगा 14 चौके 56 होता है, ये भी सही है। 14 चौके 56 होता है, ये भी सही है। 4 4 से ऐसे ही खत्म हो गया, ये भी सही हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए आपके सामने क्या है, 2 दूना 4 पंचे 20 होता है, ठीक है, 4 पंचे 20 होता है, ये भी सही है। और यहां पर 20 पंचे 100 है, 100 तिया 300 है, मतलब ये इसको डिवाइड भी कर दो, 10 हो गया। 10 पचे 50 तिया 150, 150 आएगा, 150। कुल कितनी गोलियां हो गई, 150। थोड़ा इसको समय देकर के स्पेस बना करके करना होगा। 150 गोली अगर आया है तो सही है। चलिए 19वां आपका डन होता है। अब समय मत दीजिएगा, बढ़िया एक जगह बैठ करके, क्योंकि इसमें केवल और केवल कंफ्यूजन इसी बात का होता है कि हम कैलकुलेशन सही कर पा रहे कि नहीं। अगर सही कर दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 150 गोली आ रहा है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है इस प्रश्न को कर लो तो समझ लो, चलिए बहुत बढ़िया है। एक प्रश्न है आपके सामने है, उसको ध्यान से देखिएगा। किसी घनाभ की 3 क्रमागत पृष्ठों, जैसे हम कमरे में खड़े हैं ना, इस ऐसे मान लो कोई हम ये ले लेते हैं, जैसे किताब है सपोज करिए, देखिए किताब रखी हुई है, आपको पता है। इस किताब के 3 क्रमागत पृष्ठ की बात करा जाए तो 3 क्रमागत पृष्ठ मतलब एक तो ए पृष्ठ है, जैसे हम कमरे में है, कमरे से समझो तो बगल में आए, समझ में आएगी बातें। एक फर्श ले लो, ठीक है, एक बगल की दीवार और एक पीछे की दीवार, ये 3 क्रमागत पृष्ठ हो गई। अगर हमने ऐसे देखिए एक क्यूबाइड बना दिया, ऐसे एक क्यूबाइड हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हमने बना दिया। इसके 3 क्रमागत पृष्ठ का मतलब क्या है, पहले तो आप इसके सरफेस सोचो कौन कौन से हैं। आपको देखिए नीचे का सरफेस सतह दिख रही होगी, फर्श, ये फर्श दिख रही है कि नहीं, यस, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं फर्श है, दिख रही है। जैसे फर्श है वैसे छत भी होगी, देखिए छत है, ये छत हो गई, ये छत को देखिए अलग कर दिया मैंने, ये छत हो गई। अब फर्श को देखिए अलग कर दे रहा हूं, फर्श को देखो अलग कर दिया। इसके बाद देखो और दीवालों की बात करिए तो आपको 2 और दीवारें नजर आएंगी, उसी नीचे नीचे सेक्शन में आपको 2 दीवारें नजर आएंगी। जैसे क्या क्या नजर आएंगी, एक तो आपको देखो बगल की दीवार नजर आ रही होगी, ये वाली दीवार, ये दीवार दिख रही है ना, ये दीवार दिख रही है। इसके साथ साथ आप चाहे फ्रंट की ले लो, इस सामने की, चाहे वो पीछे की ले लो, कहीं से ले लो, मतलब 3 दीवारें क्रमागत जुड़ी हुई हैं और उनके जो क्षेत्रफल है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे मैं कमरे में अगर खड़ा हूं तो जो फर्श है ना वो लंबाई गुणे चौड़ाई है, अगर इसको लेंथ कहो ना, इसको ब्रेथ कहो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, फर्श ये एलबी हो गया। और अगर बगल की जो दीवार है वो चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, बीएच है, बीएच है, ठीक है, एलबी है, अगला क्या है, बीएच है। और इसके पीछे की दीवार जिसमें मैं बोर्ड लगा हुआ है उसमें लंबाई है और ऊंचाई है, एलएच है। इन सभी का मान जो है, इन सभी का मान किसके बराबर है पता है, 12 के बराबर है। इन सभी का मान 12 के बराबर है। और हमसे इसने कहा कि घनाभ का आयतन बता दो, और आयतन होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच होता है, ये आयतन होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही आयतन होता है। और आपके पास क्या है, आपके पास लंबाई गुणे चौड़ाई है, आपके पास चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, ऊंचाई गुणे लंबाई है, और सभी का जो प्रोडक्ट है वो 12 ही है। अब आपके पास 3 समीकरण है, एक प्रकार से देखा जाए, एलबी है, बीएच है, एचएल है, ए भी 12 है, ए भी 12 है, ए भी 12 है। तो अब एक काम कर लो, इतने बढ़िया प्रश्न को अगर आप पढ़ रहे हो, आप तीनों का प्रोडक्ट करो, इसको 1 मानो, इसको भी 2 मानो, इसको 3 मानो, 3 समीकरण है, तीनों का प्रोडक्ट करिए। यल का प्रोडक्ट इस तीनों का करिए, देखिए कितना होगा, यल यल 2 बार, बी बी 2 बार, एच एच 2 बार, यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर कितना होगा पता है, 12 का क्यूब, 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 का क्यूब हो गया।
आपको क्या करना है, एलबीएच फाइंड करना है। तो एलबीएच कितना होगा बताओ, एलबीएच आपका एलबीएच हो जाएगा, बोलिए कितना, अंडर रूट हो जाएगा 12 का क्यूब। 12 का क्यूब होगा कि नहीं होगा, यस। तो अंडर रूट अगर होगा तो आप खुद ही समझ जाओ कि यहां पर स्थिति क्या होने वाली है। जैसे अगर आपने देखा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब मतलब कितना हो गया, 12 गुणे 12 गुणे 12 हो गया। तो अभी यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, जैसे हम अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लिखो 12 गुणे 12 गुणे 12। भाई यही तो आपको फाइंड करना था, यही आयतन है, तो आप 12 निकाल दो इसमें, अंडर रूट 12 हो गया। बट ये ऑप्शन में कहीं लिखा नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि हम इस 12 को भी लिख सकते हैं, जो अंडर रूट 12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर निकाल दीजिए, 12 गुणे 2 हो जाएगा, रूट 3 होगा, मतलब 24 रूट 3 हो जाएगा। 24 रूट 3 देखिए डी ऑप्शन है इस प्रश्न का उत्तर होगा, 36 38 तो नहीं होगा। जो लोग 24 रूट 3 बताएं इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है, आप लोग डी ऑप्शन नोट कर लीजिए। बहुत ही शानदार सा प्रश्न था, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। तो 20वां प्रश्न आपका डन होता है, डन हुआ, राइट सोल्यूशन हुआ। अब हम डीआई तो छोड़ नहीं सकते, आप जान ही रहे हो, कभी भी सत्र लिया हो तो डीआई जरूर कराया हूं। तो अब आती है डीआई, आया। डीआई में हमने लिया है एक पाई चार्ट, देखिए एक शानदार सा पाई चार्ट आपके सामने है। पहले कंफर्म करो विजिबल है कि नहीं, यस होना चाहिए विजिबल। एक संगठन का विभिन्न वर्गों के अंतर्गत औसत मासिक व्यय नीचे दिए गए पाई चार्ट में दर्शाया गया है, ठीक है। यदि कुल मासिक व्यय, इसको पढ़ो, अमाउंट कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18,50,000 है। महीने का जो मासिक खर्च संगठन का है वो 18,50,000 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यस। अब आपको इसमें अलग अलग खर्च क्या क्या है देखिए उस संगठन के। टेलीफोन पर खर्च 15%, बिजली पर खर्च, चिकित्सा पर खर्च, कैंटीन सब्सिडी, स्टाफ को ऋण, वेतन, परिवहन, पानी, सबका खर्च अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसी का खर्च अगर मुझे बताओ, जैसे मान लो टेलीफोन का बताना है तो टेलीफोन को लाइए 15% है और टोटल कितना है, इतना। परसेंट हटाना मतलब इसके 2 जीरो गायब कर देना, तो 15 गुणे 18 50 500 हो जाएगा। इसका गुणा कर दीजिए, टेलीफोन का खर्च आ जाएगा। मतलब परसेंटेज को वैल्यूएट करना ही यहां पर हर प्रश्न का उत्तर हो सकता है। थोड़ा सा कनेक्ट करिए एक एक प्रश्न को। आइए पहला प्रश्न है, स्टाफ के वेतन तथा स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च में कितना अंतर है। स्टाफ का वेतन भैया 20% है, कितना 20%, और स्टाफ का ऋण है देखो ये बगल में 18% है। दोनों में डिफरेंस बताइए कितना है। स्टाफ के वेतन और स्टाफ के ऋणों में डिफरेंस है 2% का, कितने का, 2% का। मैं 2% का मान निकालू, 2/100 गुणे 18,50,000, याद रखिएगा वो सब में रहना चाहिए। 2 जीरो ऐसे ही खत्म हो गया, इससे खत्म, इसका गुणा करिए, 2 0 0 2 0 0 2 5 10 2 8 16 1 17 2 1 2 1 3 37,000 है। 2/100 था ना, शून्य खत्म किया, यहां पर कितना हो गया, 2 0 0 2 0 0 2 5 10 के शून्य हाथ से 2 8 16 1 17 के साथ हासिल 1 2 1 2 1 3 37,000 हो रहा है। 37,000 तो ऑप्शन में नहीं है, 37,500 होना चाहिए। 18,000 कितना था ये देखो, यहां थोड़ा कंफर्म करो, 18,50,000 था ना, हाँ ठीक है। 18,500 से गुणा किया हमने, सही है। 18,500 से जब गुणा किया तो 18 दूना 36 एक 37,000 होना चाहिए, और 37,000 तो इसमें कहीं है ही नहीं डायरेक्टली, ठीक है। 37,000 आंसर आना चाहिए भाई, 37,000 होना चाहिए, करेक्ट है। इसका सही उत्तर 37,000 होगा, यस। जो 37,000 लगाए एकदम सही है, सही किया आप लोगों ने। बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है, बिजली और पानी दोनों जोड़िए। तो बिजली कहां पर है, बिजली देखिए ध्यान से, ए है 12%, बिजली है 12% और पानी है 11%। 12 और 11 जोड़िए तो हो गया 23%। 23% मतलब 23/100, 23/100 गुणे कितना है, 18,50,000, ये है। 2 जीरो ऐसे गायब कर दीजिए, 23 गुणे कितना कर दो, 18,500। 2 जीरो चले आए, 23 पंचे 115 की 11, 23 अट्ठे देखिए यहां पर तीनों ऑप्शन जाए, 23 अट्ठे 8 त्रिक 24 होता है, 8 त्रिक 24, 8 दूना 16 2 18 184 हुआ। 184 में अगर हम 11 जोड़ते हैं, ठीक है, 11 जोड़ा तो 195 की 5 हासिल 19 हो गया, 195 की 5 हासिल 19 हो गया। तो 55 अब देखिए दो ऑप्शंस में चल रहा है, 23 1 के 23 होता है, 23 10 33 9 42 होता है, 42 55 00, 42 55 00 ऑप्शन नंबर बी होगा, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना व्यय हुआ।
परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी। तो परिवहन कितना है बोलिए 10%, और कैंटीन कितना है, कहां पर है, ये है 8%। परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना व्यय हुआ, तो 10 8 जोड़ दो कितना होता 18, 18/100 गुणे 18,50,000, 2 जीरो खत्म हो गया। अब इसको 18 से गुणा करिए, 18 0 0 18 0 0, 18 पंचे 90 शून्य हासिल 9, 18 8 144 9, 153 की 3 हासिल 15, 18 के 18 15 कितना होता है 23, 18 15 23। तो ये आपका 18 15 33 होता है, 18 10 28 33, 33 3,000। यस, डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, 33 3,000। यस, बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन इसको नोट कर लीजिएगा, सही आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय वेतन पर किए गए खर्च के कितने प्रतिशत है। स्टाफ का जो देखिए यहां पर स्टाफ में जो चिकित्सा व्यय खर्च हुआ है, स्टाफ पर जो चिकित्सा व्यय खर्च हुआ कितना हुआ 6%। ये देखो पढ़िए, स्टाफ का चिकित्सा व्यय खर्च 6% है, वेतन जो दिया गया स्टाफ को वो 20% है। मतलब जैसे वेतन अगर हम 20% दे रहे हैं तो चिकित्सा पर 6% खर्च कर रहे हैं। तो कह रहा है ये जो 6% है इस वेतन का कितना परसेंट है, मतलब यह वैल्यू जो चिकित्सा पर व्यय है इस वेतन का कितना परसेंट है। तो हम लोग किसी को भी परसेंट अगर बनाना है, हम इसको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो 6 गुणे 100 कर दें बटा आप 20 कर दें, तो 20 पंचे 100 होता है, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30% यहां पर वैल्यू हो जाएगी, 30% राइट सोल्यूशन होगा। यस, आई बातें समझ में? हाँ लास्ट क्वेश्चन होगा, टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ। तो टेलीफोन भाई देखिए पहले हमने डिस्कशन किया था 15% है, तो 15/100 कर दीजिए, और कुल 18,50,000 हुआ था, 18,50,000, 2 जीरो गायब कर दीजिए, 0 0, 18 पंचे 90 की 0 हासिल 9, 18 8 144 9, 153 की 3 हासिल 15, 18 देखो हम 15 से कर रहे हैं ना, हाँ फिर से देख लीजिए एक बार, 15 0 0, 15 0 0, 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 8 120, 7 127 12, 15 के 15 15 12 27, ये 27 75 00 है, 27 75 00 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये है टोटल खर्च। तो आशा करता हूं इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के सेशन में मिसलेनियस पार्ट था जो कंप्लीट होता है। अब मैं इसके आगे की क्लास जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए, भरोसा है कि आपको चीजें समझ में आई होगी, सब कंफर्म हुआ होगा। मुलाकात अगले वाली क्लास में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, थैंक यू सो मच।